बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तानी हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। आज है 11 जून और बुध की शब। कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें, लेकिन एक बात तय है कि ये जो जाली सरकार है और इनके सहूलतकार हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं और उनके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती, क्योंकि आज हमने कुछ और मनाजर देखे। पाकिस्तान की तारीख में ये मनाजर पहली बार हम देख रहे हैं। बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, माशाल्लाह लगे, और बड़े बड़े सिविलियन आमरीत भी आई, लेकिन ऐसे भयानक हमने मनाजर नहीं देखे। और कल एक और वाक़या हुआ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। वफाकी बजट आता है और उसके बारे में बाद में एक आफ्टर बजट स्पीच के एक दिन के बाद वज़ीर ख़जाना होते हैं, FBR के लोग होते हैं, वज़ारत ख़जाना के लोग होते हैं, पूरी टीम होती है और वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देती है। और सहाफ़ी उनसे टेक्निकलिटीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो जानना चाहते हैं, तो ब्रीफ़ किया जाता है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि उस ब्रीफिंग से ही इनकार कर दिया गया और तमाम के तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पहुंचे, लेकिन कहा गया कि हमने टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं देनी। टेक्निकल ब्रीफिंग क्या होती है? क्योंकि लच्छेदार गुफ्तगू के अंदर बहुत सारी जो है टैक्स छुपे होते हैं, कुछ हिडन वारदातें होती हैं हर बजट के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये हमने बताना नहीं है। उसके बाद फिर कुछ सरकारी दानिशवरों को कहा गया कि आपने अगली सफ़ों पे बैठ जाना है और जो प्रेस ब्रीफिंग होनी है उसमें आपने अगली सफ़ों पे कब्ज़ा कर लेना है। अब जो सरकारी दानिशवर हैं वो बेचारे तनख्वाह लेते हैं गवर्नमेंट से, तो उन्होंने क्या बोलना, वो उन्होंने अगली नशिस्तों पे कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद ये हुआ कि फिर जो सीनियर जर्नलिस्ट जो प्राइवेट मीडिया से जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, उन्होंने कहा कि फिर आपने हमें बुलाया ही क्यों? अगर आपने हमें जगह ही नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं देनी, हमारे सवालों के जवाब नहीं देने, तो फिर क्या हुआ? फिर एहतजाज हुआ, बाइकआउट हुआ, और उसकी तफसीलात भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन असल मसला क्या है? कल से एक ढंढोरा पीटा जा रहा है कि जनाब तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। और तनख्वाहदार तबका खा गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, दोनों, सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबके ने दिया, 600 अरब रुपया। 600 अरब रुपया चंद लाख सरकारी मुलाजमीन और प्राइवेट मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें बैंकों में आती हैं, वो उन्होंने दिए, अपने अपने टैक्स दिए 600 अरब रुपया। लेकिन जो सबसे कम टैक्स दिया वो 65 अरब रुपये बाकी सारे कारोबारी लोगों ने, ताजरों ने, सब ने मिल मिला के, और उनकी तादाद करोड़ों में बनती है, उन्होंने कितना दिया? 65 अरब रुपया सिर्फ। कहाँ 65 अरब और कहाँ 600 अरब। अब सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों का चार्ट मेरे पास आ गया जी, वो भी ज़रा सुन लीजिए। सैलरी टैक्स कैलकुलेशन 2025-26 के बजट में, और ये कितना होगा। तो ये रिलीफ जो मिला है, जो जिसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपया है और जिसकी माहाना तनख्वाह 30 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपए वाले को कितना रिलीफ मिला है? सिर्फ 2000 रुपये महीने का, सिर्फ 2000 रुपये महीने का। ये कल से ढंढोरा पीटा जा रहा है कि 2000 रुपये महीना। 1.5 लाख रुपए वाले को मिला है 4000 रुपये महीने का, और 2 लाख रुपए वाले को मिला है 5667 रुपये महीने का, और 2,25,000 वाले को 6,667 रुपया। 7,000 कितना? 6 लाख वाले मुलाजमीन को 7,000 रुपये। तो 2000 से लेकर कुल जो रिलीफ है वो 16,888 रुपए तक है। तो आप ये बताइए कि 2000 का रिलीफ, 4000 का रिलीफ, 7000 का रिलीफ एक सरकारी मुलाजिम के लिए क्या मायने रखता है, और एक सरकारी मुलाजिम के लिए भी और दूसरे भी तनख्वाहदार तबके के लिए भी क्या मायने रखता है, जिसका अपना बिजली का बिल जो है वो 40,000 रुपये आता है और जिसकी एक बच्चे के स्कूल की फ़ीस जो है वो भी हज़ारों में है। तो ये है सूरत हाल। ये मेरे सामने चार्ट पड़ा है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो आप इसको देख सकते हैं कि 1 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन, तनख्वाहदार तबके को क्या रिलीफ मिला है। तो इसलिए जनाब इनकी किस किस बात को आप खंगालेंगे, इसीलिए कल फिर टेक्निकल ब्रीफिंग जो है उसका इन्होंने एहतमाम नहीं किया। तो सूरत हाल जो मेरे सामने इस वक्त मैं आपके कुछ रख देता हूँ आपके गोश गुजार, और वो है जनाब
उन्होंने शहबाज राना साहब ने कहा, मैं भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम सहाफ़ी हैं, हम आपसे लड़ तो सकते नहीं हैं, आपके इर्द गिर्द बड़े तगड़े लोग बैठे हैं और बजट की, उन्होंने कहा कि बजट के बारे में आप सवाल करें। उन्होंने कहा बजट के बारे में हम क्या सवाल करें, कोई आपकी कोई चीज़ हमें समझ आए तो करें, उस बजट में रखा क्या है। और बजट में क्या रखा है ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 रुपये की शॉपिंग पर 400 रुपये टैक्स, 20-21 हज़ार की शॉपिंग पर 5,200 रुपये टैक्स, 1% टैक्स कम करने से ब्रेन ड्रेन कैसे रुकेगा, ये शहबाज राना साहब ने पूछा। और शहबाज राना साहब के सवालात पे वज़ीर ख़जाने के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब अगर आपने हमें सवालों के जवाब नहीं देने तो आपने बुलाया कि। उसके बाद सनाउल्लाह साहब हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि आपने 111 बड़े बड़े इदारों को टैक्स छूट दी है, जिनमें अल शिफा है, ज़ियाउद्दीन जैसे महंगे अस्पताल, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे, बार काउंसिल, वकला तंजीमें, उनको भी आपने शामिल कर दिया। तो क्या ये आपने सियासी प्रेशर में आके किया है? आवाम की तो सारी की सारी जो है रियायतें ख़त्म कर दी, सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, तो आप इनको टैक्सों में छूट दे रहे हैं जो ऑलरेडी पले हुए बड़े बड़े हैं जनाब, बड़े बड़े जिन हैं और जिनकी आमदनी हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों और अरबों रुपए में है सालाना आमदनियाँ, और आपने उनको दे दिया। लेकिन इसका सवाल का जवाब भी नहीं था। सनाउल्लाह साहब ने क्या पूछा जरा सुनिए। कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, दूसरा जो मिलिट्रीज़ के लिए एक अलाउंस दिया गया है वो कितना % है, उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना है ये बता दें। लास्ट ईयर आपने अनाउंस किया था एक पेंशन स्कीम सिविलियन के लिए अनाउंस की थी। आपने अनाउंसमेंट में, अगर आपको तकरीर याद हो, आपने कहा कि मिलिट्री के लिए 1 साल की एग्जम्पशन दे रहे हैं इस साल से, अब मज़ीद उसको कितनी एग्जम्पशन दी गई है। दूसरा सर, आपने बहुत सारी, चेयरमैन साहब ने कहा कि फ़ंड के साथ हैं, हम एग्जम्पशन हम विड्रा कर लिए सारी, 111 इदारों को आपने एग्जम्पशन दी है इस बजट में नेक्स्ट ईयर, और उसमें इतने बड़े बड़े इदारे हैं कि ज़ेबेस्ट है, शिफा हॉस्पिटल है जो सबसे महंगे हॉस्पिटल्स हैं, और ज़ियाउद्दीन है आपको पता है, और मैं अगर लिस्ट गिनना, फौजी फाउंडेशन के सारे इदारे हैं। तो उसकी वजह क्या है, आप पॉलिटिकल प्रेशर में आए हैं, इतने सारे इदारों को अवाम से तो आपने एग्जम्पशन ख़त्म कर दी, और लेकिन ये बार कौंसल भी हैं सारी, अभी बता रहे हैं ये, तो ये एक बता दें। दूसरा सर, आपने दूसरा सर वो सवाल नहीं आएंगे, 6,500 अरब रुपए आपने टैक्स लेके कंजम्पशन आपने खर्चे पूरे करने हैं। आपने बिजली की कीमत इस वक्त जो है रेट उसका, उसके बावजूद आप पावर डिवीज़न की जो ख़राब परफॉर्मेंस है उनको हज़ार अरब रुपया फिर आप देने जा रहे हैं, हालांकि आप सारी सब्सिडी विड्रा कर चुके हैं। तमाम सब्सिडी विड्रॉ करने के बाद 111 बड़े बड़े इदारों को, उनको आपने रियायतें दे दी, टैक्सों की छूट दे दी, और उसके बाद बिजली पैदा करने वाले प्राइवेट इदारे जो हैं वो सब के सब हुक्मरानों के आगे पीछे होते हैं और इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं, उनको आपने 1000 अरब रुपये देने का ऐलान कर दिया। इसके बावजूद कि आप कहते हैं कि जनाब हालात अच्छे नहीं हैं और करप्शन बहुत है, ये सब कुछ हो रहा है। फिर उसके बाद सोलर पैनल, जी सोलर की, पहले पाकिस्तान के अवाम सोलर की तरफ जा रहे थे और शमसी तवानाई हासिल कर रहे थे, क्योंकि वो बिजली की कीमत अदा नहीं कर सकते, किसान उस तरफ जा रहे थे। और जब सारे जो अपनी मदद आपके तहत उन्होंने ये काम करना शुरू किया, और आपने ये खुद गवर्नमेंट ने कहा था कि जनाब आप सोलर पैनल की तरफ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं है बिजली पैदा करने की। जब किसान, कारोबारी लोग, आम शहरी जो हैं वो उस तरफ जाने लगे, तो अब उस पर 18% ड्यूटी आयद कर दी गई है, उसको भी बढ़ा दिया गया। फिर अगला काम ये किया गया कि उसको सोलर पैनल के जितने लोकल आप करेंगे, उसको तैयार करेंगे और इंपोर्ट करेंगे, उसके पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स पे ड्यूटी ख़त्म कर दी गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सोलर का नया कारोबार कौन, पाकिस्तान में जो नए कारोबारी लोग हैं सोलर का ये काम करने वाले, ये वो कौन लोग हैं? वो यकीनन इन्हीं ख़ानदानों में से निकलेंगे, इन्हीं लोगों में से निकलेंगे, और इसीलिए पहले ये अपना कारोबार सेट करते हैं, उसके बाद छूट लेते हैं, ड्यूटियाँ माफ़ करवाते हैं, टैक्स माफ़ करवाते हैं, और फिर लोगों को लूटते हैं। ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे कि
یہ بھی ایک بہت بڑا اسکیم نظر آئے گا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف کے بارے میں کہ جناب کوئی بات نہیں، کیا ہوا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے نا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ یہ لگاتے ہیں، کھاتے ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. تو سارے کا سارا جو ہے وہ مجھے وہ ایک سعودی ایمبیسی میں ایک بہت ہی اچھے ہوتے تھے ڈپلومیٹ، اور ایک ایشو ہوا تو کوئی پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ کس کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا فلاں کا فلاں کا. کہتے ہیں نہیں، نو بردر کلو حرامی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو اب ذرا شہباز رانا صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ انہی کی زبانی سنیے. آپ کو خود آنا چاہیے تھا کیونکہ ایشو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی منسٹری سے. یار بات نہیں ہوئی نا، ہم باہر سے آئے ہیں، لیٹ اس ٹاک نا. سو میں صرف ہم صرف پوائنٹ دیکھیں آرام سے میں آپ کو بہت میں مدبانہ طریقے سے بات کر رہا ہوں، آرام سے بات کیجئے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں ہم جرنلسٹ ہم لڑ نہیں سکتے جی. آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں بڑے پاورفل ہیں، اس لیے ہم صرف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پیسفلی کر سکتے ہیں. اور جو کچھ آج ہوا ہے اس کا ہم نے کل بتا دیا تھا. کل ہم نے آپ کے لوگوں کی لٹرلی منتیں کی ہیں، جو جرنلسٹ کا کام نہیں ہوتا کہ یہ بریفنگ کر دیں، یہ ایک ٹریڈیشن ہے، یہ مت اپنی ایروگنس میں یہ رہیں. ہماری بات نہیں سنی گئی، اس لیے ہمیں یہ کرنا پڑا آج. ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، اینڈ ونس اگین تھینک یو ٹو دی انفارمیشن منسٹر اینڈ دی PIO ہو کیم ٹو دس پلیس ڈسپائٹ دی ہاٹ ویدر. آپ لوگ اندر بیٹھے تھے، آپ لوگوں کا شکریہ. مائی کوشچن میں یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کو بھی یہ میوچل رسپیکٹ کی بات. صاحب 2 دفعہ میں باہر گیا ہوں گرمی میں، آپ نے بات نہیں سنی. یہ گئے ہیں وہ گئے، یہ میوچل رسپیکٹ کی بات آپ یہ نہ بات کریں. میوچل رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. میں آپ کا یہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہوں. یہ دوستوں کی طرف سے پوائنٹ رجسٹر ہو گیا. سیکٹری فائنانس گئے ہیں. آپ بجٹ پہ آ جائے. سر تہاڈا بجٹ ہے، سانو سمجھ ہی نہیں آئی کتنے آئی ہے. سر مائی 2 questions on the budget. آپ نے چونکہ بجٹ کی آپ نے حکم دیا تو میں بجٹ پہ پوچھ لیتا ہوں. تو یہ ہے جناب بجٹ کی سچویشن، اور یہ ہے وزیر خزانہ اور وزارت خزانہ کا رویہ، بڑے بڑے افسر. اب ایک اور پوائنٹ آف ویو سنیے، کیونکہ ایک اور جرنلسٹ تھے ہمارے، بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے. اس کو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم 4 گھنٹے میں پوری طرح سے کمپریہنڈ کر کے چھاپیں گے، تو سر یہ ٹیکنیکل بریفنگ کیوں آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے؟ اب ہر دفعہ ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہونی چاہیے. آپ پوچھ لیں، یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ میں 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسے ہوا کہ یہ بریفنگ نہ ہوئی ہو سر. یہ سب کے سب انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں جناب. جو سچویشن ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ آپ ایک اور منظر دیکھیں کہ جو سرکاری دانشور ہیں وہ سب کے سب آگے بیٹھے ہیں، اور جو بیچارے جو صحیح جینوئن رپورٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، فائنانس کو کور کرتے ہیں، ان کو انہوں نے دھکیلا ہوا ہے پیچھے. اور اس لیے پیچھے دھکیلا ہے کہ جناب زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ انجینئرڈ سوالات آئیں اور اپنی پسند کے آئیں اور سب بلے بلے ہو اور کچھ بھی نہ ہو. یہ سچویشن یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیے، یہ احتجاج ہو رہا ہے اور یہ بیچارے جگہ نہیں ہے، جو جینوئن جرنلسٹ ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. اب ان کے پاس بائیکاٹ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور وہ کیا کرتے. اس کے بعد پھر یہ ہوا جناب کہ جرنلسٹ جو ہیں ظاہر ہے وہ نہیں آ رہے تھے، ان کو منانے کی کوشش کی گئی، اور پھر جناب عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ خود پھر تشریف لائے. اور ظاہر ہے ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ جناب یہ معاملات اس طرح نہیں چلتے ہوتے، اور جا کے کہیں ورنہ کل کو بڑی بڑی خبریں لگیں گی، اور یہ سارے کا سارے بجٹ کا جو ہے وہ تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے سب کے سب جرنلسٹ. اور اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا جا کے معاملات کو ٹھنڈا کریں. تو یہ تو ہے بجٹ کی کہانی. ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. اب جناب پاکستان تحریک انصاف پنجاب میڈیا سیل نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک بار پھر خان صاحب پر بنائے گئے 2 جعلی کیسز کی سماعت منسوخ کر دی گئی. دونوں کیسز کی سماعت 20 دن بعد 1 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے. 20 دن کی تاریخ دینے کا ایک مقصد خان صاحب کی ملاقاتوں کو محدود کر کے احتجاجی تحریک کے حوالے سے جاری مشاورت میں خلل ڈالنا ہے، اور دوسرا 1 جولائی سے ہائی کورٹ میں چھٹیاں ہو جائیں گی، اور پھر اگست تک کوئی سماعت نہیں ہو سکے گی.
اور لہٰذا یوں ایک لمبے عرصے تک بغیر ٹرائل خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے گا. پہلے جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کے ٹرائل کو روکا جاتا ہے، اور کبھی وکیل غائب، کبھی جج چھٹی پر، کبھی جج غائب. کیسز بنانے والے خود بھی جانتے ہیں کہ منصفانہ ٹرائل ہو تو یہ کیسز ردی کی ٹوکری میں جائیں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مفلوج عدلیہ کے ذریعے انصاف اور قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہم بار بار انصاف کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہر بار ہمیں مایوس کیا جاتا ہے. ہمارے لیے آپشنز محدود کر کے ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اگر فیصلے عدالتوں کے بجائے سڑکوں پر کرنے ہیں تو ہم تیار ہیں. یہ ہے صورتحال اور یہ سچویشن. میرا خیال ہے کہ اگر انسان نے کام صحیح کیے ہوں تو پھر وہ بھاگتا نہیں ہے بلکہ وہ سامنا کرتا ہے. لیکن میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائیں اور اس سے بھی بدترین حالات ہیں اس بجٹ کے بارے میں. ابھی تو صرف یہ ہر طبقہ رو رہا ہے، ہر طبقہ رو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. دعا کیجئے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.